दोस्तों इस टाइम पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डेडिकेशन के साथ, पूरे एफर्ट के साथ यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नोटिफिकेशन आएगी या नहीं आएगी, कब तक आएगी, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, और वो बहुत सीरियसली हर कंपोनेंट को अच्छे से कवर करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि जब नोटिफिकेशन आए तो वो रेडी रहें इस एग्जाम के लिए और बाकी बच्चों से एक एडवांटेज लेकर चलें। बट दोस्तों ऐसे बच्चों के मन में भी एक डाउट है। डाउट क्या है कि इस एग्जाम में बहुत कंपटीशन होता है, इस एग्जाम का प्रोसेस काफी लंबा चलता है, इस एग्जाम के बारे में काफी अनसर्टिनिटी हमें देखने को मिल रही है, तो क्या जो मेहनत अभी हम कर रहे हैं, क्या जो एफर्ट अभी हम डाल रहे हैं, ये मेहनत हमारी किसी और एग्जाम में भी काम आ सकती है, ताकि हम अपने एफर्ट्स को मल्टीपल डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकें, इन एफर्ट्स को मल्टीपल शिकारों को जो है टारगेट करने में अप्लाई कर सकें, ऐसा हम सभी सोचते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम के सीरियस एस्पिरेंट हो और बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी करें, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऐसे 5 एग्जाम जो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद टारगेट कर सकते हो। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वही बच्चा इस वीडियो को देखे जो कि सीरियसली यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है विदाउट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो या फिर आप डाउट में हो कि मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, फिर आप वेट करो नोटिफिकेशन का, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि यार अगर आप लोग हमारे यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम के कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, लेकिन डाउट है कि भाई किस तरीके से इन्होंने कोर्स में डिफरेंट कंटेंट कवर किया होगा, किस क्वालिटी का कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा होगा, तो आप ₹1 पे करके हमारे कोर्सेज का 48 आवर्स का डेमो ले सकते हैं। दोस्तों जो हमारा मेन कोर्स है मास्टर कोर्स, उसके लिए हम आपको एक डेमो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ₹1 में 48 घंटे का इस कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट कंटेंट को, कंपोनेंट्स को किस तरीके से कवर किया है, और आप फिर एक कॉन्शियस डिसीजन ले सकते हैं कि आपको हमारे मेन कोर्स में आना भी है या नहीं आना है। तो अगर आप इस डेमो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द टॉप 5 एग्जाम, व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स यू कैन टारगेट जब आप यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि भाई पहली बात तो कि आपको एपीएफसी एग्जाम के साथ साथ इस टाइम पर बैकअप के बारे में क्यों सोचना जरूरी है या फिर क्यों आपको सोचना चाहिए इस एग्जाम में, या फिर इस पूरे प्रोसेस में ऐसे कौन से शॉर्टकमिंग्स हैं, फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बैकअप की तरफ धकेलेंगी या फिर आपको नेचुरली बैकअप अपने लिए प्लान करना भी चाहिए। फिर हम बात करने वाले हैं कि भाई ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आपको एपीएफसी एग्जाम के साथ अपना बैकअप चूज करना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करो, इसके साथ आपने यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर ली, तो वो एक अच्छा बैकअप नहीं माना जाएगा। तो कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं या फिर कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे हमें इन एग्जाम्स को चूज करना चाहिए, हम उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि इन पैरामीटर के बेसिस पे कौन से ऐसे 5 एग्जाम हैं जिनको हमें बैकअप बनाना चाहिए, जिनकी तैयारी या फिर जिनको हम टारगेट कर सकते हैं विद आवर एपीएफसी तैयारी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि कितना सिलेबस ओवरलैप है इन दोनों एग्जाम्स के बीच में, जो आपका बैकअप एग्जाम होगा इन 5 एग्जाम्स में से, और जो आपका एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन है, कितना दोनों के बीच में आपको सिलेबस का ओवरलैपिंग देखने को मिलेगा, हम वो भी डिस्कशन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भाई आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड के हैं, अगर आप बैंकिंग बैकग्राउंड के हैं, अगर आप सीजीएल बैकग्राउंड के, तो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपके लिए बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है इन 5 एग्जाम्स में से। और फिर मैं बात ये भी आपको बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आपको इन 5 एग्जाम्स को मैनेज करना है विद योर एपीएफसी प्रिपरेशन, मतलब अभी से आप कैसे अप्रोच करें ताकि आपका बैकअप एग्जाम भी टारगेट होता रहे और आपके एपीएफसी एग्जाम की तैयारी भी अफेक्ट ना हो। हम ये सारी डिस्कशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम ये जानते हैं कि भाई पहले 391 वैकेंसीज एपीएफसी और ईओ एग्जाम की आ रही थी, और हम सबको एक खुशी थी कि भाई हम एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन अगर बाई चांस एपीएफसी एग्जाम नहीं भी होता है तो हमारे पास ईओ की 311 वैकेंसीज का बैकअप ऑप्शन है, वहां पर हम सेट हो जाएंगे। बट इस टाइम पर हमें पता है कि भाई 2026 में ईओ एग्जाम की वैकेंसीज नहीं आने वाली, ठीक है, और इसके लिए कोई प्रपोजल भी इस टाइम पर ईपीएफओ यूपीएससी को नहीं देने वाला है। तो ये वैकेंसीज का जो ऑप्शन हमें पहले दिख रहा था बैकअप का, वो इस टाइम पर क्लोज हो चुका है। नो डाउट फ्यूचर में ईओ की वैकेंसीज आएंगी, लेकिन इस साल नहीं आ रही है। तो अगर आप अभी एपीएफसी एग्जाम की मेहनत कर रहे हो तो इसको तुरंत आप ईओ एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप फ्यूचर में इसको अप्लाई कर पाओगे। दूसरी बात कि एपीएफसी एग्जाम की जो एग्जाम साइकिल है वो काफी लंबी है। तो अगर मैं आप लोगों को अभी 2025 का भी रेफरेंस दूं तो 2025 में जो नोटिफिकेशन थी वो आई थी 29 जुलाई 2025 को, और इससे पहले जो हल्ला एग्जाम का हो चुका था वो हुआ था मार्च 2025 से। तो अगर हम मान के चलेंगे एक सीरियस एस्पिरेंट मार्च 2025 से अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुका था डेडिकेटेडली फॉर एपीएफसी एग्जाम, तो 29 जुलाई को नोटिफिकेशन देखने को मिली। इसके बाद 30 नवंबर 2025 को एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो लगभग 4 महीने का वेट उसने यहां पर किया। इससे पहले वो 4 महीने का वेट ऑलरेडी कर चुका था, 4 महीने। अब दोस्तों यहां पर इस टाइम पर कौन सा मंथ चल रहा है, इस टाइम पर मंथ चल रहा है जुलाई 2026, मतलब लगभग 7-8 महीने, 8 महीने अगर हम देखें तो हो चुके हैं आफ्टर द रिक्रूटमेंट टेस्ट, बट इंटरव्यू अभी तक 2025 साइकिल के कंप्लीट नहीं हुए, और ऑलरेडी
आप लोगों को 1 साल से ऊपर मतलब लगभग 1.25 साल का पीरियड देखने को मिल चुका है। अगर हम एक्सपेक्ट करके भी चले कि इंटरव्यू अगस्त 2026 में होंगे, जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, तो यहां पर आप लोगों को जो फाइनल ज्वाइनिंग है वो लगभग दिसंबर तक जाकर मिलेगी, नवंबर दिसंबर तक जाकर मिलेगी। तो अभी आप 4 महीने इस प्रोसेस में और देखेंगे, तो लगभग 1.5-2 साल का एक प्रोसेस चलता है जहां पर आप लोगों को र्यूमर से लेकर ज्वाइनिंग के बीच का टाइम गैप देखने को मिलेगा। तो ये बहुत लंबी और अनप्रिडिक्टेबल साइकिल है, कई बार और डिले भी हो सकता है। तो यहां पर आप पूरे 2 साल इस एग्जाम के भरोसे ही नहीं बैठ सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाई चांस अगर एंड में आपका रिजल्ट नेगेटिव आता तो आपका 1.5 साल गया और आप कहीं के भी नहीं रहे, फिर जीरो पे आ गए। तो इसलिए आपको बैकअप एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि एपीएफसी एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पिछली बार भी हमारे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने बहुत एफर्ट डाले थे, बहुत मेहनत करी थी। आई हैव गाइडेड देम पर्सनली, मतलब बहुत सारे लोग थे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारे लोग थे जिनकी ऐसी मेहनत थी, जिनके ऐसे एफर्ट थे कि लगता था कि यार इनकी सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता। बट पेपर में कंपटीशन इतना ज्यादा है और पेपर अपने आप में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, थोड़ा एब्सर्ड आ जाता है, कई बार लेंदी आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो बहुत मेहनत भी करते हैं उनका भी पेपर अच्छा नहीं होता है या फिर उनके भी चांसेस डिम हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत हाई कंपटीशन होने के बाद, बहुत डिफिकल्ट पेपर आने के बाद भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार आपकी सिलेक्शन आप गारंटी नहीं मान सकते कि पक्का हो ही जाएगी अगर आप पूरे एफर्ट डालेंगे, क्योंकि वहां पर उस डे पर आपकी परफॉर्मेंस क्या है वो डिसाइड करेगी कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपको 100% कंफर्मिटी कभी भी नहीं रहती है कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, थोड़ा बहुत लक का भी यहाँ पर जो है रोल होता है। फिर दोस्तों, अगर आप किसी और बैकअप एग्जाम को सोचते हो या फिर टारगेट करने के बारे में प्लान करते हो तो आप अपने लिए चॉइसेस बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंपोनेंट का अभी पढ़ रहे हो तो अगर कंपोनेंट का वो टॉपिक किसी और एग्जाम में भी काम आ सकता है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। तो इसलिए आपको अपनी चॉइसेस इंक्रीज करनी चाहिए ताकि आप अगर एक जगह निशाना नहीं लगा पा रहे हो तो आप किसी और निशाने को लगाकर अपने लिए एक अच्छी स्टेबल कैरियर को चूज कर लो। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हम मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और एक एग्जाम की प्रिपरेशन हमने काफी अच्छी कर रखी होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है कि भाई हाँ चल कुछ तो है हमारे पल्ले, कुछ तो हम टारगेट कर ही लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मोटिवेशन के साथ हम मेहनत कर रहे होते हैं, हर कंपोनेंट को पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एम लक्ष्मीकांत से इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो यू विल फील कि यार ये पॉलिटी ना मुझे एसिड डीडी में भी रिटर्न दे देगी, ये पॉलिटी मुझे जो है हमारे स्टेट पीसेस में भी रिटर्न दे देगी, ये पॉलिसी जो पॉलिटी है ये मुझे एपीएफसी में तो हेल्प करेगी। तो आप अच्छे इंटेंसिटी, अच्छे माइंडसेट से उस कंपोनेंट को कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद ही कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर इंडियन इकोनॉमी इस टाइम पर नहीं आ रही है, तो आपको वो कंपोनेंट पढ़ते रहें, बड़ा इंटरेस्टिंग फील होगा और आपको ये भी पता लगेगा कि यार हाँ ये कंपोनेंट में कहीं भी अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए आपको मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन पैरामीटर के बेसिस पे हमें मल्टीपल एग्जाम्स अपने लिए चूज करने चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हम रैंडमली कोई भी एग्जाम पिक कर लेंगे। अच्छा, एपीएफसी की तैयारी कर रहे हो, चल एसबीआईपीओ दे देते हैं। अच्छा, एपीएफसी की तैयारी कर रहे हो, चल वो दे देते हैं। तो अगेन कुछ पैरामीटर हैं जो मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं, मैं एक बार जल्दी से इनको क्विकली डिस्कस कर लेता हूं। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सिलेबस की ओवरलैपिंग। आप जो भी बैकअप एग्जाम अपने लिए चूज करने वाले हैं अलोंग विद एपीएफसी एग्जाम, वो एग्जाम ऐसा होना चाहिए जिसका काफी अच्छा सिलेबस पोर्शन एपीएफसी के सिलेबस के साथ ओवरलैप हो रहा हो। वैसे तो एपीएफसी एग्जाम का सिलेबस अपने आप में बहुत वास्ट है, 14 कंपोनेंट है, बट दोस्तों एटलीस्ट 60%, 70%, 50% से ज्यादा सिलेबस तो ओवरलैप हो रहा हो बैकअप एग्जाम का, तभी जाकर आप उसको चूज करना चाहिए। दूसरी बात कि भाई बैकअप एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी आपका सोशल स्टेटस बरकरार रहे। भाई आप अभी तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए, असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर बनने के लिए, अब वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया तो आप ऐसा एग्जाम चूज करो जहां पर आप मैनेजर बन जाओ, जहां पर आप डीएम बन जाओ, जहां पर आप जो है डिप्टी डायरेक्टर बन जाओ, जहां पर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन जाओ। ऐसे एग्जाम आपको चूज करने चाहिए ताकि आपका सोशल स्टेटस गिरे ना, आप एक अच्छे लेवल पे तब भी रहे। तीसरी बात कि भाई सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस ठीक ठाक हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप क्लास ए लेवल 10 ऑफिसर बनेंगे, आपकी 7th पे कमीशन के हिसाब से जो सैलरी होगी वो लेवल 10 की होगी, तो लगभग आपका 1,20,000 के आसपास इन हैंड पैकेज बनता है। तो अगर मान लो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता और आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन से कोई और एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल नबार्ड ग्रेड आपने क्वालिफाई कर लिया, तो भी आपकी सैलरी रेंज इतनी के आसपास ही रहेगी। अगर आपने आरबीआई ग्रेड भी क्वालिफाई कर लिया तो आपकी सैलरी से ज्यादा लगभग 1,40,000 इन हैंड आएगी, वो भी कटने के बाद सब कुछ। तो यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी अगर मिल रही है आपको प्लान बी से, तो आपको चूज करना चाहिए। चौथा पैरामीटर क्या है कि भाई आपके पास पावर हो, आपके पास जो है ऐसी पावर हो जिनको आप पॉजिटिवली एक्सरसाइज कर पाओ लोगों का भला करने के लिए। तो आप सभी चाहते हैं कि भाई पब्लिक सर्विस करें, इतनी पावर हो कि हम लोगों के लिए कुछ स्टेप ले पाए, तो ऐसी जॉब आपको चूज करनी चाहिए। फिर क्या पावर होती है, कंडीशन होती है जॉब सेटिस्फेक्शन, कि भाई ऐसा काम हो जहां पर हम रिटायरमेंट तक उस काम को एंजॉय करते हुए कर सकें और हमारी जब हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमारी रेगुलर प्रमोशन, रेगुलर ग्रोथ भी होती रहे, ये भी हम सब चाहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई एग्जाम रेगुलर हो रहा हो,
और प्रोफेशनल मैनर में कंडक्ट हो रहा हो। तो इन पर्टिकुलर पैरामीटर के बेसिस पे अपने लिए बैकअप एग्जाम देखेंगे अलोंग विद एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन, तो आप ये देखेंगे कि भाई यूपीएससी का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम इन पैरामीटर पे काफी खरा उतरता है, एक पैरामीटर को छोड़ के। एक पैरामीटर नेगेटिव कौन सा है कि भाई रेगुलर नहीं होता है। 2017 में हुआ, 2017 के बाद 2023 में हुआ, और 2023 के बाद 26 में तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 27 में पक्का एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस टाइम पर वैकेंसीज तो 30 खाली है, लेकिन क्योंकि अभी लेबर कोड वगैरह आ गए हैं और विद इन द डिपार्टमेंट लेबर कोड्स की इंप्लीमेंटेशन हो रही है, और काफी जो है प्रमोशंस के रिगार्डिंग नीचे वाले जो लोग हैं, नीचे तबके वाले जो अभी प्रमोट होने के लिए बाद एजेंसी बनने वाले हैं, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट है, तो वैकेंसी अभी रुकी हुई है। बट दोस्तों 2027 में वैकेंसीज के आने के पूरे चांसेस हैं, तो यू कैन टारगेट दिस पर्टिकुलर एग्जाम अलोंग विद एपीएफसी एग्जाम। बट इस एग्जाम में एक ही पेज है कि आपके पास कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में लेबर कोड हो गया, लेबर लॉ हो गया, आईआर हो गया, ठीक है, देन पर्सनल जो है आपका पर्सनल मैनेजमेंट वाला पोर्शन हो गया, या फिर सोशल वर्क हो गया। इनके फील्ड में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप एलिजिबल माने जाते हैं अलोंग विद ग्रेजुएशन। मतलब यहां पर डिप्लोमा होना इज दी मस्ट कंडीशन। तो ये इसलिए आपको थोड़ा सा जो है एक परेशान एग्जाम लगेगा दोस्तों। लेकिन एक और अच्छा ऑप्शन है, वो है स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम। तो फिर एग्जाम रेगुलर होते हैं, स्टेट पीसीएस इनको कंडक्ट करती हैं, जो कि अगेन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, और काफी अच्छे पोजीशंस पे आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद जाते हैं। तो ये एग्जाम एक नेचुरल चॉइस है एपीएफसी एग्जाम के साथ। मैं आपको भी सिलेबस ओवरलैपिंग भी दिखाऊंगा। तीसरा जो एग्जाम है वो है यूपीएससी का ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। एक बहुत ही प्यारी पोस्ट, और बहुत सारे लोग ईओ बनने के बाद भी, एपीएफसी बनने के बाद भी इस पर्टिकुलर एग्जाम में जाते हैं, क्योंकि ये एग्जाम आपको एक अच्छी प्रोफाइल प्रोवाइड करता है। एपीएफसी में थोड़े कम लोग जाते हैं, लेकिन ईओ तो पक्का जाते हैं इस एग्जाम की तरफ। जैसे अगर हम बात करें रैंक 1 जो थे 2017 के, वो भी बाद में डीडी एग्जाम में सिलेक्ट होकर डीडी पोस्ट पर इस टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, और इस एग्जाम में बस आपको एक ही पेज देखने को मिलेगा, एक ही कंडीशन देखने को मिलेगी। वो कंडीशन क्या है कि भाई आप लोगों के पास 3 साल का गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप एपीएफसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, और आपकी जॉब किसी पीएसयू में, किसी बैंक में, या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल का है। दोस्तों इसके 2 एग्जाम और हैं जहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन सिर्फ ग्रेजुएशन है। मतलब यहां पर 3 एग्जाम, स्टेट पीसीएस ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, नबार्ड ग्रेड सिर्फ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, एंड आरबीआई ग्रेड भी सिर्फ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ये 3 एग्जाम ऐसे हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप लोग अगर एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको पक्का ही देने चाहिए। और जो बाकी 2 मैंने एग्जाम बताया, ईएसआईसी डीडी और एएलसी, ये सब्जेक्ट टू दी कंडीशन है कि अगर आप वो कंडीशन मीट कर रहे हैं तो आपको अगेन डेफिनेटली देने चाहिए, क्योंकि इन एग्जाम्स में, एएलसी में आपका जो कंपटीशन है वो हॉलीडे, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, 7,000 के आसपास पेपर देने जाते हैं, तो उनमें से 30 बच्चे सिलेक्ट होंगे। अगर मैं डीडी की बात करूं तो 15,000 बच्चे फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, और 190 पोस्ट के लिए कंपीट करेंगे। तो यहां पर कंपटीशन काफी कम है। लेकिन यहां पर नबार्ड और आरबीआई ग्रेड बी में आपको कंपटीशन ठीक ठाक देखने को मिलेगा। 60,000, 65,000, 70,000 लोग कंपीट करते हैं फॉर दी पोस्ट लाइक 50, 60, 70, बट ये एग्जाम रेगुलर होते हैं, ठीक है। तो ये 5 एग्जाम हैं जो आपको एपीएफसी एग्जाम के लिए के साथ टारगेट करने चाहिए। मैं इन सबको आपके जो है इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के मैं आपको प्लस माइनस बता देता हूं दोबारा से एक बार, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। एएलसी एग्जाम के बारे में 2 ही नेगेटिव पॉइंट है। एक तो एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें डिप्लोमा की भी है, प्लस ये एग्जाम रेगुलर नहीं होते, इरेगुलर एग्जाम है। पहली बात। अच्छी बात क्या है कि भाई ये भी क्लास ए लेवल 10 पोस्ट है, ठीक है, सेम स्टेटस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सैलरी काफी अच्छी होती है आप लोगों की, और सबसे बड़ी बात कि भाई सिलेबस ओवरलैपिंग एपीएफसी के साथ 100% होती है। अगर मैं बात करूं स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की, तो यहां पर आपकी एलिजिबिलिटी की आपको कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना तो इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, और यहाँ पर सैलरी भी काफी अच्छी है, सिलेबस भी आपका 70% के आसपास ओवरलैप होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही दिक्कत है कि भाई ये एग्जाम थोड़े से कई बार हमें कंप्रोमाइज देखने को मिलते हैं। काफी बच्चों का डाउट ही होता है कि सर यहाँ पे रिजल्ट जो है हमारे अकॉर्डिंग या फिर थोड़ा सा जो है फेयर नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों अगर मैं एसिक डीडी की बात करूं तो क्लास ए लेवल 10 पोस्ट सब बातें अच्छी हैं, स्टेटस काफी अच्छा है, पावर भी मिलती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट 2 ही दिक्कत है, एलिजिबिलिटी की और इरेगुलरिटी की, जो कि एएलसी वाली है। आज नबार्ड ग्रेड के बारे में अच्छी बात क्या है कि भाई रेगुलर है। दूसरी बात, आप लोगों को काफी अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, काफी अच्छी पोस्टिंग देखने को मिलेंगी, काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर लगभग सारे पॉइंट टिक होते हैं। आरबीआई ग्रेड बी के बारे में भी सारे पॉइंट टिक होते हैं, तो आप इन एग्जाम्स को अप्रोच कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सिलेबस ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों का जो ये वाला पोर्शन है, जो आप एएलसी एग्जाम, एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वांट हो गया, करंट अफेयर हो गया, आईआर एंड लेबर लॉ हो गए, सोशल सिक्योरिटी हो गया, और थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटी हो गया। जब आप एपीएफसी एग्जाम में इन कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन करते हैं तो सर ट्रस्ट में
आप 100% एएलसी एग्जाम के लिए रेडी हो रहे हैं। आपके 120 क्वेश्चन आप एएलसी एग्जाम में टारगेट कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं विद दिस प्रिपरेशन जो आप एपीएफसी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो ये एग्जाम आपको पक्का देना चाहिए अगर आपके पास डिप्लोमा है और आप लोग जो है एपीएफसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग अभी 2027 में इस एग्जाम को देने के बारे में प्लान भी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा एग्जाम है स्टेट पीसीएस। तो स्टेट पीसीएस में आप लोग जो इन कंपोनेंट्स की ओवरलैपिंग देखेंगे, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, साइंस, जो ये कंपोनेंट आप एपीएफसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके स्टेट पीसीएस में भी आते हैं, फेज 1 में भी आते हैं, प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। जैसे आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, साइंस ये आपको मेंस में देखने को मिलेगी, करंट अफेयर आपको मेंस में देखने को मिलेगा, ये आपको कंपोनेंट्स प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये कंपोनेंट्स जब आप एपीएफसी एग्जाम के लिए तैयार करें तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट आपके स्टेट पीसीएस के लिए भी रेडी हो रहे हैं और ये कंपोनेंट आपको अलग से एपीएफसी के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं एसिक डीडी एग्जाम की बात करूं तो एसिक डीडी में अगर आप एक कंपोनेंट देखें, क्वांट हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, करंट अफेयर, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, साइंस, अकाउंटेंसी, ये सारे के सारे कंपोनेंट आपके ईएसआईसीडीडी एग्जाम के भी पार्ट हैं। लगभग 90 क्वेश्चन आप लोगों को ईएसआईसीडीडी में इन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एचआरएम हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक कंपोनेंट है वहां पर और एक आरटीआई कंपोनेंट है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। बट ये जो कंपोनेंट है यहाँ से आपका अगेन 75 से 80% पेपर आता है और ये कंपोनेंट आप ऑलरेडी एपीएफसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। इससे अगर मैं नबार्ड ग्रेड ए की बात करूं तो नबार्ड ग्रेड ए में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, नॉलेज, कंप्यूटर की और इंडियन इकोनॉमी कंपोनेंट्स ओवरलैप करते हैं। आपको एआरडी मतलब एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट अलग से पढ़ना पड़ता है, बट ये कंपोनेंट आप लोगों की कॉमन है। तो यहां पर भी आप लोग इनको फेज 1 और फेज 2 में आप यूज कर सकते हैं। ये आपको अलग से एपीएफसी के लिए पढ़ने हैं। और अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं तो आरबीआई ग्रेड बी कंपोनेंट में आप लोग क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी का एप्लीकेशन देखेंगे और काफी अच्छे लेवल पे एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहां से भी आप फेज 1 और फेज 2 के लिए काफी कंटेंट प्रिपेयर कर लेते हैं और ये कंपोनेंट आपके सिर्फ एपीएफसी एग्जाम में आते हैं। तो इस तरीके से आपके एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन का हर एक एग्जाम में आपको कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ सिलेबस ओवरलैप देखने को मिलेगा। आरबीआई ग्रेड बी में आपको सिर्फ अब एक कंपोनेंट और प्रिपेयर करना है, वो कंपोनेंट है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। हाँ, ये बात आपको एक बात और समझनी है कि आपका सिलेबस ओवरलैप है, कंसेप्ट सेम है, सिलेबस भी सेम है, लेकिन आप लोगों को जो प्रैक्टिस है वो एग्जाम स्पेसिफिक करनी पड़ेगी क्योंकि कई बार क्वेश्चन की ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है। जैसे अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यूपीएससी प्रीलिम्स टाइप का पेपर देखने को मिलता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में, नबार्ड में आपको थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेशन वाला पेपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोगों को एक डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब फैक्ट्स को याद करके रट्टा मार के एग्जाम में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बात हमारी सिलेबस ओवरलैपिंग की हो गई। अब हम बात करते हैं कि भाई आप किस बैकग्राउंड के हैं और आपको कौन सा एग्जाम चूज करना चाहिए। अगर आप बैंकिंग बैकग्राउंड के हैं या फिर आप सीजीएल बैकग्राउंड के, तो आप लोगों के लिए ये एग्जाम से नेचुरल चॉइस रहेंगे, आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, फिर स्टेट पीसीएस, फिर एएलसी, फिर एसिक डीडी। आप कहेंगे कि सर आपने एएलसी और एसिक डीडी को नीचे क्यों रखा हुआ है? वो इसलिए रखा हुआ है कि भाई भले ही आपका सिलेबस काफी ओवरलैप हो रहा है, बट यहाँ पर आप लोगों को एक एडिशनल रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी जो कि डिप्लोमा या फिर 3 ईयर गवर्नमेंट सर्विस की है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आप यूपीएससी के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर चुके हैं, ठीक है, और आप मल्टीपल अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, तो उसके इसमें स्टेट पीसीएस विल बी योर नेचुरल चॉइस। ठीक है, आप एसिक डीडी या एएलसी दे सकते हैं अगर आपके पास नेचुरल जो है कंडीशंस है, क्योंकि यहाँ पर जब आप एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये एग्जाम आपको नेचुरली प्रिपेयर हो जाएंगे। और मैं इनको ऊपर क्यों रख रहा हूं? इनको ऊपर रखने का एक रीजन ये है कि भाई ये एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट कर रहा है, तो आप लोगों को जो एडवांटेज है ना यूपीएससी के एक्सपीरियंस का वो यहाँ पर मिलने वाला है। फिर दोस्तों आप आरबीआई ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी और नबार्ड ग्रेड ए को चूज कर सकते हैं अगर आप रेगुलर एग्जाम और सिर्फ ग्रेजुएशन के साथ एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं। तो यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको यही ऑर्डर रखना है, यहां पर आपको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा सा चूज कर लेना है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास गवर्नमेंट सर्विस है, तो आप इन एग्जाम को चूज करिए। अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, तो आप इन वाले एग्जाम्स को ऊपर कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपकी नेचुरल चॉइस बनेगी। और आपको कुछ पॉइंट्स का और ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स क्या है कि भाई जो भी आप बैकअप एग्जाम चूज करोगे उसका डिटेल्ड पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट, एग्जाम की स्कोप, एग्जाम की जो ओरिएंटेशन है वो पता लग जाए और आप एपीएफसी एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ उस ओरिएंटेशन को भी ध्यान में रख के तैयारी करें। दूसरी बात कि जब आप मल्टीपल एग्जाम्स को एक साथ लेके चलते हैं तो ऐसा मत करिएगा कि रायता फैला लेंगे, कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर देंगे। डेडिकेटेड शिफ्ट प्लान करिएगा कि भाई एक शिफ्ट कॉमन कंपोनेंट्स के लिए, एक शिफ्ट मेरे मेन एपीएफसी एग्जाम के यूनिक कंपोनेंट्स के लिए, एक शिफ्ट मेरे बैकअप एग्जाम के यूनिक कंपोनेंट के लिए। तो इस तरीके से अगर आप प्लानिंग से चलेंगे तो आप दोनों एग्जाम्स को एक साथ टारगेट करते हुए चलेंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद आपको
एपीएफसी एग्जाम की प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन जो आपका बैकअप एग्जाम है उसके लिए भी आपको एडिशनली प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप दोनों एग्जाम्स की ओरिएंटेशन के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी भी उस एग्जाम को टारगेट करने के लिए रेडी हो जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, एपीएफसी, एएलसी, जितना अच्छा आपने पढ़ा होगा, जितना समझ के आपने पढ़ा होगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप क्वेश्चंस में काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि ये एग्जाम्स भले ही डिफरेंट ओरिएंटेशन को दे, लेकिन यहाँ पर अगर पढ़ा हुआ है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर इन बातों का भी ध्यान रखना है और एपीएफसी में पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अगर आप एपीएफसी एग्जाम के लिए कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो हमने मल्टीपल कोर्सेज आप लोगों के लॉन्च कर रखे हैं जो आपको इन एग्जाम से भी एडवांटेज दे सकते हैं। एपीएफसी का मास्टर कोर्स है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, और तीसरा है टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार प्रिपरेशन कर लिया और फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अगर एपीएफसी एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो तीनों कंपोनेंट्स आप जो है परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंट भी है और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।